जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं का पाठ 9 जैव अणु का भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इस जीव मंडल में अलग अलग प्रकार के जीव मिलते हैं। जब हम इन जीवों को देखते हैं तो हमारे दिमाग में यह प्रश्न आता है कि सभी जीवों का रासायनिक संगठन की दृष्टि से ये एक ही प्रकार के तत्व या यौगिक के बने हुए हैं। आपने रसायन विज्ञान विषय में ये सीखा है कि तत्वों का विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। सभी प्राणी और पादप यानी पौधे और प्राणी सभी और सूक्ष्म जीव भी जिसमें सम्मिलित हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य तत्वों के बने हुए होते हैं। रासायनिक संगठन का विश्लेषण करें तो जीवों में कार्बनिक यौगिक किस रूप में मिलते हैं। किसी जीव के ऊतक को लेकर उसको मूसल की सहायता से ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में जब हम पीसते हैं तो हमें गाढ़ा कर्दम यानी पेस्ट मिल जाता है। फिर उसे कपड़े से छानकर हम दो अंशों में उसको विभक्त करते हैं। एक वह अंश जो कि अम्ल में घुल जाता है उसे हम निस्यंत कहते हैं और दूसरा वह अंश जो कि अविलय रहता है अम्ल में उसे हम धारित कहते हैं। तो सभी कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीकृत होकर गैसीय रूप में अलग हो जाते हैं। बचे पदार्थ को हम भस्म कहते हैं, अंग्रेजी में इसे ऐश कहा जाता है। इसी में अकार्बनिक तत्व मिलते हैं। अकार्बनिक यौगिक जैसे कि फॉस्फेट, सल्फेट आदि अम्ल में घुलनशील होते हैं। इस कारण इन तत्वों का विश्लेषण किसी जीव ऊतक के तत्वीय संगठनों में जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन आदि के रूप में हमें इनकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। यौगिकों के परीक्षण से जीव ऊतकों में उपस्थित कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों के बारे में जानकारी मिलती है। रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से क्रियात्मक समूह जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एसिटिक एसिड, एरोमेटिक यौगिकों की पहचान की जा सकती है, किंतु जीव विज्ञान की दृष्टि से अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, वसा अम्ल में हम इन्हें वर्गीकृत करते हैं। अमीनो अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन का अमीनो समूह मिलता है और एक अम्लीय समूह होता है। जो अमीनो समूह है वो अम्लीय समूह से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इस कारण से इसे हम अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। प्रतिस्थापित मीथेन है। 4 प्रतिस्थायी समूह, 4 भिन्न प्रकार के परिवर्तन समूह जिन्हें हम आर समूह से व्यक्त करते हैं वह पाए जाते हैं। आर समूह की प्रकृति के आधार पर अमीनो अम्ल में अनेक प्रकार के ये होते हैं। फिर भी प्रोटीन की उपलब्धता के आधार पे ये 21 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन के अमीनो अम्ल में आर समूह हाइड्रोजन, मीथिल समूह, हाइड्रोक्सी मीथेल इत्यादि हो सकते हैं। अमीनो अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुण मुख्यतः अमीनो कार्बोक्सिल आर क्रियात्मक समूह पर निर्भर करते हैं। अमीनो व कार्बोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर अम्लीय उदाहरण के लिए ग्लूटामिक अम्ल, क्षारीय उदाहरण के लिए लाइसिन और उदासीन उदाहरण के लिए वेलिन अमीनो अम्ल ही होते हैं। इस तरह एरोमेटिक अमीनो अम्ल होते हैं। अमीनो अम्ल का एक विशेष गुण है कि अमीनो अम्ल में अमीनो मतलब NH2 व कार्बोक्सिल COOH समूह आयनीकृत प्रकृति के होते हैं। अतः अलग अलग pH वाले विलयन में ये अलग अलग अमीनो अम्ल की संरचना परिवर्तित होती है। साधारणतः लिपिड पानी में अघुलनशील होते हैं लेकिन वसा में ये घुलनशील होते हैं। वसा में एक कार्बोक्सिल समूह होता है जो आर समूह में जुड़ा होता है। आर समूह मेथिल और दूसरा एथिल या उच्च संख्या वाले
जो कार्बन में एक कार्बन से लेकर 19 कार्बन वाले, जैसे पॉलीमेटिक अम्ल, कार्बोक्सिल कार्बन और इसके साथ अन्य 16 कार्बन भी मिलते हैं। वसा अम्ल संतृप्त या असंतृप्त प्रकार के होते हैं। दूसरा साधारण लिपिड ग्लिसरॉल है, जो कि ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। बहुत सारे लिपिड ग्लिसरीन व वसा अम्ल दोनों में मिलते हैं। यहाँ पर वसा अम्ल ग्लिसरॉल में एस्टीकृत होता है, तब वह मोनोग्लिसराइड, डाई ग्लिसराइड तथा ट्राइग्लिसराइड में हो सकते हैं। गलन बिंदु के आधार पर वसा या तेल ये कहलाते हैं। तेल का गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है, अतः सर्दियों में तेल के रूप में ही रहता है। क्या आप बाजार में उपलब्ध वसा की पहचान कर सकते हैं? कुछ लिपिड फास्फोरस और फास्फोरीकृत कार्बन यौगिक उनमें मिलते हैं। फास्फोराइड है जो कोशिका झिल्ली में मिलता है, और लेसिथिन कुछ विशेष ऊतकों जैसे तंत्रिका ऊतक जैसी जटिल संरचनाओं में लिपिड पाए जाते हैं। जीवों में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक विषम चक्रीय हो सकते हैं। इनमें से कुछ नाइट्रोजन क्षार, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन होते हैं। ये शर्करा से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। यदि इनमें फॉस्फेट समूह भी शर्करा में एस्टीकृत रूप में हो तो इन्हें हम न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन या यूरेसिल और साइडिन न्यूक्लियोसाइड है, और एडेनिक अम्ल, थायरोनिक अम्ल, ग्वानिनिक अम्ल, यूरेसिडिक अम्ल और साइकेडिक अम्ल ये सब न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए, आरएनए आनुवांशिक पदार्थों के रूप में भी काम करते हैं। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्राथमिक और द्वितीयक उपापचय। प्राथमिक व द्वितीयक उपापचय रसायन विज्ञान एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें जीवों में हजारों बड़े छोटे यौगिक पृथक्करण विधि द्वारा अलग किए जा सकते हैं। इनकी संरचना निर्धारित होती है और संभव हो तो संश्लेषित भी उनको किया जा सकता है। संश्लेषित मतलब बनाया जा सकता है। यदि कोई जैव अणु की एक तालिका बनाई जाए तो उसमें हजारों कार्बनिक यौगिक जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा इत्यादि पाए जाएंगे। उपरोक्त सभी श्रेणी में इन यौगिकों की उपस्थिति को जिन्हें हमने आपको चित्र में दर्शाया है वह है कोई व्यक्ति या प्राणी ऊतक में ज्ञात कर सकता है। इन्हें हम प्राइमरी मेटाबॉलिट कह सकते हैं। और इसके बाद जब उन्हें पादप, कवक या सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का विश्लेषण करते हैं तो उसमें प्राथमिक उपापचयों के अलावा कई हजारों यौगिक होते हैं जैसे एल्कलाइड, फेल्डाइड, रबर, वाष्पशील तेल, प्रतिजैविक, रंगीन वर्णक, गोंद, मसाले। तो ये सारे के सारे द्वितीयक उपापचय कहलाते हैं। प्राथमिक उपापचय का कार्य ज्ञात करते हैं कि वो सामान्य कार्य की प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सभी द्वितीयक जो उपापचय हैं वो प्राणियों में पाए जाते हैं, लेकिन उनके कार्य की पूर्णता पुष्टि अभी नहीं हुई है। वह मनुष्य के लिए कल्याणकारी माने गए हैं और कुछ द्वितीयक उपापचय जो है वो पारिस्थितिक अपना महत्व भी रखते हैं। इसके बाद आते हैं वृहद जैव अणु, जिनको बड़े जैव अणु के नाम से जानते हैं। ये अम्ल में घुलनशील होने वाला भाग कहलाता है, जिसमें यौगिकों का एक सामान्य विशेषता यह होती है कि उनका अणुभार 18 से लेकर 800 डाल्टन के आसपास होता है। अम्ल में ये अविलेय अंश में केवल 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसैकेराइड और लिपिड रहते हैं। लिपिड के अतिरिक्त इन्हें श्रेणी में यौगिकों के अणुभार 10,000 डाल्टन या उसके ऊपर भी हो सकते हैं।
इस कारण से जैव अणु अथवा जीवों में मिलने वाले रासायनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक वह जिनका अणुभार 1000 डाल्टन से कम हो, वह सूक्ष्म अणु कहलाते हैं। यह सूक्ष्म अणु या सूक्ष्म जैव अणु कहलाते हैं। और जो अम्ल में अविलेय होते हैं वह बड़े जैव अणु या बृहद जैव अणु के नाम से जाने जाते हैं। लिपिड के अतिरिक्त अविलेय अंशों में पाए जाने वाले अणु बहुलक पदार्थ होते हैं। लिपिड के अनुसार 800 से यह अधिक नहीं होते। अम्ल अविलेय अंश या तो बड़े आणविक अंश की श्रेणी में आते हैं या वास्तव में लिपिड के अनुसार कम अणुभार के यौगिक होते हैं। वे ऐसे ही नहीं मिलते बल्कि कोशिका झिल्ली व दूसरी झिल्लियों में पाए जाते हैं। जब हम ऊतकों को पीसते हैं तो उसमें कोशिकांग संरचना विघटित होती है। कोशिका झिल्ली व दूसरी झिल्ली टुकड़ों में विघटित होती है, उसमें पुट्टिका बनती है। जल में अघुलनशील ये नहीं होते हैं, इस कारण झिल्लियों की पुट्टिका के रूप में टुकड़ों के अम्ल में अविलेय भाग में ये पृथक हो जाते हैं। इनका आणविक अंश में ये भाग लेते हैं और साथ ही ये जो आणविक अंश में भाग लेते हैं और झिल्ली पुट्टिका के रूप में टुकड़ों के अम्ल में अविलेय भाग से पृथक हो जाते हैं। जो बृहद आणविक अंश में भाग लेते हैं, सही अर्थ में लिपिड बड़े अणु नहीं है। अम्ल विलेय वास्तव में कोशिका द्रव्य संगठन का ही एक भाग है। कोशिका द्रव अंगकों में बृहद अणु अविलेय अंश होते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर ऊतकों या जीवों का संगठन बनाते हैं। संक्षेप में, यदि जीव ऊतकों में पाए जाने वाले रासायनिक संगठन बहुलता की दृष्टि से श्रेणीबद्ध की बात किया जाए तो जीवों में सबसे ज़्यादा हमें जो है यह देखने को मिलेंगे। अगला है आपका प्रोटीन। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। यह अमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखला होते हैं जो आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। हर एक प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। अमीनो अम्ल 21 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन समबहुलक नहीं बल्कि विषम बहुलक भी होते हैं और एक समबहुलक और एक लक में कई प्रकार के आवर्ती के कारण ये बनते हैं। अमीनो अम्ल के बारे में जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि बाद में पोषण अध्याय में आपको बताया जाएगा। अमीनो अम्ल स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होते हैं, जिनकी आपूर्ति खाद्य पदार्थों के द्वारा ही होती है। इस तरह आहार नाल में प्रोटीन इन आवश्यक अमीनो अम्ल के स्रोत होते हैं। इस प्रकार अमीनो अम्ल अनिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अनिवार्य वह होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं और हमारे शरीर में बनते हैं, जबकि अनिवार्य अमीनो अम्ल की आपूर्ति हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों के द्वारा की जाती है। प्रोटीन जीवों में बहुत सारे काम करते हैं। इनमें से कुछ पोषक कोशिकाओं की झिल्ली में होकर अभिगमन करना, संक्रामक जीवों से शरीर को बचाना। कुछ प्रोटीन एंजाइम के रूप में भी पाए जाते हैं। पॉलीसेकेराइड अम्ल अविलेय भाग में दूसरी श्रेणी बड़े अणुओं की पॉलीसेकेराइड है। ये पॉलीसेकेराइड शर्करा लंबी श्रृंखला होती है। ये श्रृंखला सूत्र की तरह होती है। अलग अलग प्रकार के एकल सेकेराइड से मिलकर ये बनी होती है। उदाहरण के लिए सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक बहुलक पॉलीसेकेराइड होता है जो कि एक प्रकार के मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज का बना होता है। सेल्यूलोज एक समबहुलक है। इसका परिवर्तित रूप है मंड अथवा स्टार्च, जो कि सेल्यूलोज से अलग होता है, लेकिन ये पौधे के ऊतक में ऊर्जा भंडारण का काम करता है। प्राणियों में एक अन्य परिवर्तित रूप होता है जिसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। इंसुलिन फ्रक्टोज का बहुलक होता है। एक पॉलीसेकेराइड श्रृंखला का दाहिना सिरा अपचायक
और बायां सिरा अनअपचायक कहलाता है। यह शाखा युक्त होती है जो कि आपको चित्र में दिख रही है। मंड के द्वितीयक कुंडलीदार संरचना हमें देखने को मिलती है मंड में। वास्तव में मंड में आयोडीन अणु इसके कुंडलीय भाग से जुड़े होते हैं। आयोडीन अणु मंड से जुड़कर नीला रंग प्रदान करते हैं। सेल्यूलोज में उपरोक्त जटिल कुंडलियां नहीं मिलने के कारण आयोडीन इसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कागज पौधों की लुगदी का बना होता है जो कि सेल्यूलोज होता है। रुई के धागे सेल्यूलोज के बने होते हैं। प्रकृति में बहुत सारे जटिल पॉलीसेकेराइड मिलते हैं। ये अमीनो अम्ल रासायनिक रूप में परिवर्तित शर्करा आदि में मिलकर बने होते हैं। जैसे ऑर्थोपोडा के बाह्य कंकाल जटिल सेक्राइड और काइटिन का बना रहता है। ये जटिल पॉलीसेकेराइड के विषम बहुलक होते हैं। अब आता है न्यूक्लिक अम्ल। दूसरे प्रकार के वृहद अणु जो कि किसी जीव ऊतक में अम्ल अविलय अंश में मिलता है उन्हें हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। यह पॉलीसेकेराइड पॉलीपेप्टाइड के साथ समाविष्ट होकर यानी मिलकर किसी जीव ऊतक कोशिका के वास्तविक वृहद आणविक अंश बनाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ये बने होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड 3 अलग अलग रासायनिक घटकों से मिलकर बना होता है। पहला है चक्रिक यौगिक, दूसरा है मोनोसेकेराइड, तीसरा है फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट। न्यूक्लिक अम्ल में विषम चक्रीय यौगिक होता है। नाइट्रोजन क्षार जैसे एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। एडेनिन और ग्वानिन प्रतिस्थापी प्यूरिन है, जबकि बाकी के 3 प्रतिस्थापित पिरिमिडीन्स हैं। विषम चक्रीय वलय के क्रमशः प्यूरिन और पिरिमिडीन जिन्हें हम कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मिलने वाली शर्करा या तो राइबोस या डीऑक्सीराइबोस होती है। जिस न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सीराइबोस मिलता है उसे हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं यानी डीएनए, और जिसमें राइबोस मिलता है उसे हम राइबो न्यूक्लिक अम्ल मतलब आरएनए कहते हैं। प्रोटीन संरचना, जैसा कि आपको पहले बताया है कि प्रोटीन एक विषम बहुलक होता है जो अमीनो अम्ल की लड़ियों के द्वारा बना होता है। अणुओं की संरचना अर्थ विभिन्न संदर्भों में अलग अलग होती है। अकार्बनिक रसायन की संरचना का संबंध आणविक सूत्र से होता है, जैसे NaCl और MgCl2 आदि। कार्बनिक रसायन वैज्ञानिकों ने जब अणुओं की संरचना को व्यक्त किया तो उन्होंने हमेशा द्वि-आयामी दृश्य को व्यक्त किया। भौतिक विज्ञान आणविक संरचना के त्रि-आयामी दृश्य को, जबकि जीव विज्ञान है वो प्रोटीन की संरचना 4 तरह से बताते हैं। प्रोटीन में अमीनो अम्ल का क्रम, उसके स्थान, उसके बारे में, और उसके जीव विज्ञान प्रोटीन की संरचना 4 तरह से बताते हैं। प्रोटीन में अमीनो अम्ल का क्रम, उसके स्थान के बारे में, जैसे कि पहला, दूसरा। इसी प्रकार अन्य कौन सा अमीनो अम्ल होगा उसकी जानकारी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। कल्पना करें कि प्रोटीन एक ऐसी रेखा है जिसमें बाएं सिरे पर प्रथम और दाएं सिरे पर अंतिम अमीनो अम्ल मिलता है। तो प्रथम अमीनो अम्ल को हम नाइट्रोजन सिरा अमीनो अम्ल और जबकि अंतिम सिरे को हम कार्बन सिरा अमीनो अम्ल कहेंगे। प्रोटीन लड़ीनुमा संरचना होती है जो कि छड़ी के आकार की होती है और कुंडलित या मुड़ी हुई अवस्था में होती है। इसके अलावा वास्तव में प्रोटीन लड़ी में कुछ अंश कुंडली के रूप में रहते हैं। प्रोटीन के केवल दक्षिणावर्ती कुंडलियां हमें देखने को मिलती हैं। अन्य जगहों पे प्रोटीन की लड़ी एक दूसरे से मुड़ी हुई होती है। इसे हम द्वितीयक संरचना कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन की लंबी कड़ी अपने ऊपर
उन खोखले गोलों के समान होती है जिसे प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। यह प्रोटीन के त्रिआयामी रूप को प्रदर्शित करती है। तृतीय संरचना प्रोटीन के जैविक क्रियाकलापों के लिए बहुत जरूरी होती है। कुछ प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड या उपइकाइयों के समूह में होते हैं, जिस ढंग से प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड या उपइकाई एक दूसरे के सापेक्ष व्यवस्थित रहती है। उदाहरण के लिए गोले की सीधी लड़ी गोल एक दूसरे पर व्यवस्थित होकर घनाभ या पट्टिका की संरचना बनाती है। वे प्रोटीन के स्थापत्य को प्रदर्शित करती है। इसे हम प्रोटीन की चतुष्क या चतुर्थ संरचना कहते हैं। वयस्क मनुष्य में हीमोग्लोबिन 4 उपखंडों का बना होता है। इनमें से 2 एक दूसरे के समान अल्फा और बीटा प्रकार के होते हैं, जो आपस में मिलकर मनुष्य का हीमोग्लोबिन मतलब कैपिटल H और स्मॉल b के रूप में बनाते हैं या लिखे जाते हैं। अब आता है कि एक बहुलक में एककों को जोड़ने वाले बंधों की कैसी प्रकृति होती है। किसी भी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन में अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जो एक अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिल समूह व अगले अमीनो अम्ल के NH समूह के बीच अभिक्रिया के उपरांत जल के अणु निकलने के बाद बनते हैं। इस क्रिया को हम निर्जलीकरण की क्रिया कहते हैं। जब पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड संभवतः ग्लाइकोसाइटिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, ये बंध भी निर्जलीकरण द्वारा बनता है। यह बंध पास के दोनों मोनोसेकेराइड के 2 कार्बन परमाणुओं के बीच बनता है। न्यूक्लिक अम्ल में एक न्यूक्लियोटाइड में एक शर्करा 3 कार्बन और अनुवर्ती न्यूक्लियोटाइड में शर्करा 5 कार्बन वाले फॉस्फेट समूह से जुड़ा होता है। शर्करा के फॉस्फेट व हाइड्रोक्सिल समूह के बीच एक एस्टर बंध होता है। एस्टर बंध दोनों तरफ मिलता है, अतः इसे हम फॉस्फोडाई एस्टर बंध कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के अलग अलग प्रकार के द्वितीयक संरचना मिलती है। उदाहरण के लिए वॉटसन और क्रिक का प्रसिद्ध नमूना डीएनए की द्वितीयक संरचना को प्रदर्शित करता है। इस नमूने में स्पष्ट डीएनए में दोहरी कुंडली के रूप में यह मिलता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दोनों लड़ियां एक दूसरे के साथ समानांतर में विपरीत दिशाओं में होती हैं। इसका मुख्य भाग शर्करा फॉस्फेट श्रृंखला बनाता है और नाइट्रोजन क्षार एक दूसरे की तरफ मुख किए हुए मुख पर लगभग लंबवत होता है। एक लड़ी के क्षार एवं G अनिवार्यता दूसरी लड़ी के क्षार क्रमशः T एवं C से क्षार युग्म बनाते हैं। ये A, G, T, C का अर्थ है एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, साइटोसिन, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इस तरह A और B के बीच 2 हाइड्रोजन जबकि होते हैं, जबकि G व C के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। प्रत्येक श्रृंखला में एक घुमावदार सीढ़ी जैसी संरचना प्रतीत होती है। सीढ़ी के हर एक पद क्षारों के युग्म से बना हुआ होता है। सीढ़ी के प्रत्येक पद एक दूसरे पर 360 के कोण पर घुमा होता है। कुंडली की श्रृंखला एक पूर्ण घुमाव में 10 पद या 10 क्षार युग्म उसमें पाए जाते हैं। इस तरह आप डीएनए का रेखा चित्र बनाने का प्रयास कर सकते हैं। एक पूर्ण घुमाव की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि 2 क्षार युग्मों के बीच जो खड़ी दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। उपरोक्त वर्णन से आपको डीएनए को हम बीडीएनए कहने लगते हैं। तो बच्चों, आज हमने पाठ 9 जैव अणु का भाग 1 देखा, जिसमें हमें रासायन विज्ञान का भी थोड़ा ज्ञान हुआ। जीव विज्ञान में और रासायन विज्ञान में किस तरह से अमीनो अम्ल एक दूसरे से डिफरेंट हैं ये पता चला। प्रोटीन क्या है, उसकी संरचना कैसी होती है,
न्यूक्लिक अम्ल क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, इस तरह की जानकारी मैंने आपको दी। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ गृह कार्य के लिए, उनको आप हल कीजिए। बाकी का शेष भाग मैं आपको पाठ 9 के दूसरे भाग में अध्ययन कराऊंगी। धन्यवाद।